डाइटिशियन पूजा आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंसर के डाइट प्लान के बारे में। वैसे कैंसर एक कोई सिंगल डिसऑर्डर्स नहीं है, क्योंकि कैंसर कई तरह के होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट और उसके कोर्सेज वैरी करते हैं उसके टाइप्स के अनुसार। जैसे कि बेसिकली देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर्स है, स्किन कैंसर्स हैं और जैसे स्टमक कैंसर्स है, ब्लड कैंसर्स है। तो हर एक कैंसर डिफरेंट होता है, तो उसके कोर्सेज और ट्रीटमेंट भी वैरी करते हैं उसके टाइप्स के अनुसार। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपकी डाइट अलग रहेगी, सर्वाइकल कैंसर के लिए आपकी डाइट अलग रहेगी और ब्लड कैंसर के लिए भी आपकी डाइट अलग रहेगी। तो ये जो ऑल ट्रीटमेंट जो होती है वो बेस होती है कि आपका कैंसर का सोर्स क्या है, उस पर डिपेंड होता है कि आपका कैंसर कोर्स कैसा रहेगा और आपकी कैंसर किसी भी तरह का क्यों ना हो, जैसे वो स्टमक कैंसर हो, जैसे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवरियन कैंसर हो, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, स्टमक कैंसर हो, कहीं ना कहीं डाइट उसमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उससे लिंक होती है, उसमें वो जॉइंट होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंसर से जुड़ी डाइट प्लान के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मैं आपको ऑल डिटेल बताने वाली हूँ कैंसर डाइट प्लान के बारे में। फैक्टर होते हैं कैंसर कॉजिंग के, तो वो पहला एक जेनेटिकल। अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है तो वो जेनेटिकली आपको हो सकता है। जैसे आपकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको या फिर आपकी बहन को भी ये कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। फैमिली को किसी भी जैसे हेरिडिटी एक सोर्स होता है। दूसरा है उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर। जैसा इन्वायरमेंट होता है अनुकूल होता है कैंसर कॉजिंग सेल्स को बढ़ावा देने के लिए, जैसे वो फिर रिफाइंड ऑयल इंटेक हो या फिर उसमें फ्री रेडिकल्स हो बॉडी में, जिस भी वजह से हमारी बॉडी में इन्वायरमेंट पैदा होता है कैंसर सेल्स को बढ़ावा देने के लिए। तो ये दो मेन कारण होते हैं, एक तो है जेनेटिकल और दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। और इसके भी रिस्क फैक्टर जो है इस पे ही डिपेंड होता है कि आपका जेनेटिकल है या फिर आपका कैंसर जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से। टाइप की जो कैंसर्स होते हैं तो उसमें पहले ही म्यूटेशन रहता है, ऑलरेडी वो म्यूटेट रहते हैं, किसी सेल्स में म्यूटेशन आ जाता है। तो उससे अगर वो हेरिडिटरी वो पास होता है जनरेशन बाय जनरेशन, तो उसमें और भी म्यूटेशन आना चालू हो जाता है। और स्पेशली जो सर्वाइकल कैंसर से, ओवरियन कैंसर से और ब्रेस्ट कैंसर से, ये फैमिली टू फैमिली मीन्स जनरेशन टू जनरेशन इसके रिस्क बढ़ने लग जाते हैं और ये कैंसर जो है हेरिडिटरी टाइप के कैंसर में आते हैं। हम देखेंगे कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से डेवलप होने वाले कैंसर, इन्वायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहला आता है रेडिएशन। फिर वो किसी भी तरह के रेडिएशन हो, एक्सरे रेडिएशन हो या फिर आपकी यूवी लाइट जो हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी उसमें कैंसर सेल्स को बढ़ावा देते हैं। वो हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स पे अटैक करते हैं और वहाँ पे म्यूटेशन क्रिएट करते हैं, जिस वजह से कैंसर के जो चांसेस होते हैं कैंसर के रिस्क फैक्टर बढ़ने लग जाते हैं। दूसरा है केमिकल सब्सटेंस। जो भी आप केमिकल सब्सटेंस का इंटेक करते हैं, निकोटीन, जो भी आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल का इंटेक करते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए मतलब हेल्थी तो नहीं है, साथ ही इसका कोई न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलता है उस चीज़ को खाने से। कोई भी केमिकल युक्त आप खाओगे तो वो केमिकल बॉडी में जाने के बाद भी केमिकल ही रहेगा, वो कोई आपके फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होगा, तब्दील नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा आप केमिकल का इंटेक करोगे, मैं स्पेशली स्मोकिंग और आपके जो भी तम्बाकू आप खाते हैं, निकोटीन का आप सेवन करते हैं, मैं उसको केमिकल ही बोलूँगी, क्योंकि उससे कोई भी न्यूट्रिशन आपको बॉडी को मिलता नहीं है, उल्टा ये केमिकल जैसे आपकी बॉडी में रिएक्ट करता है। तो आप अगर ये केमिकल का इंटेक आप लेते हो तो ये भी म्यूटेशन आपके डीएनए स्ट्रैंड में क्रिएट कर सकता है, जिस वजह से जो भी कैंसर सेल्स है उसको बढ़ावा देने का काम करता है। तो एक पहला था इन्वायरमेंटल फैक्टर में रेडिएशन, दूसरा था आपका जो भी केमिकल हम जो फूड इंटेक करते हैं वो हमारे बॉडी के इंटरनल जो प्रोसेस होती है, जैसे सेल डिफरेंशिएशन की हो या फिर जो भी सेल साइकिल की प्रोसेस हो या फिर कोई भी जो हमारे डीएनए रिपेयर की हो या अपोप्टोसिस प्रोसेस की जो प्रोसेस हो, और इवन दैट हमारी जो जीन इंटरेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें भी फूड जो है इंटरेक्ट करता है। फूड कंपोनेंट वहाँ पे जीन से इंटरेक्शन करता है, जिससे कि कैंसरिजिनस म्यूटेशन वहाँ पे क्रिएट होता है। और कुछ फूड कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं जो कि कैंसर को बढ़ावा देती है, डायरेक्टली नहीं करते, मीन्स डायरेक्टली नहीं होता है ये कैंसरिजिनस में भी प्रोड्यूस बाय कुकिंग।
जो हमारी मेथड है कुकिंग की, उस वजह से ये प्रोड्यूस होता है। समटाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस कैंसरजेनस मीन्स खाना अगर हम हाइजीनिकली नहीं बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आपके खाने में इंक्लूड हो जाएगी, जिस वजह से भी आपको कैंसर हो सकता है। इसीलिए हाइजीन भी हमें कुकिंग के वक्त रखना बहुत ही ज़रूरी है। भले आपका घर कितना ही क्लीन क्यों ना हो, कितना ही हाइजीनिक क्यों ना हो, लेकिन अगर आप खाने में ही हाइजीन नहीं रखोगे तो डायरेक्टली वो आपके अंदर जा रहा है बॉडी में, तो ये कैंसर तो सेल्स को बढ़ावा तो देगा है। कैंसर मीन्स क्या है, जो भी हमारे बॉडी में जो अनवांटेड थिंग्स जाती है वो कहीं ना कहीं से इधर उधर निकलने की कोशिश करने लग जाती है, जिस वजह से मीन्स म्यूटेशन आना बॉडी में चालू हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि रेडिएशन जो भी हमारे बॉडी में एक्सपोज, हम जितना भी रेडिएशन से एक्सपोज होंगे उतना हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स में म्यूटेशन आएगा। सेम उसी तरह जो भी हम खाना खाएंगे जिसमें केमिकल्स हो, जैसे कि टोबैको या फिर जो भी हम पान गुटखा तम्बाकू जो खाते हैं वो केमिकल हो, या फिर क्लीन मेथड से जो भी हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे हो, ये सीधा हमारे बॉडी में म्यूटेशन क्रिएट कर रहा है, जिससे कि सेल्स जो कैंसरजेनस सेल्स होते हैं उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। स्पेशली हम मीट खाते हैं, यानी कि जो भी मटन हम लेते हैं तो ये पॉजिटिवली लिंक करता है हमारे ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी कैंसर्स आते हैं उससे ये लिंक करता है। ये पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, कैंसर्स को बढ़ावा देता है। हमें पहले पता है कि जो भी मीट होते हैं जो भी हाई प्रोटीन रिच होते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होते ही है, साथ ही उसके कुकिंग मेथड पे भी डिपेंड करता है। अगर हम उसे हाई फ्लेम पे अगर मीन्स उसको हाई टेम्परेचर पर अगर हम पकाते हैं, कुक करते हैं, तो ये डेफिनेटली कैंसरजेनस जो सेल्स है उसमें मतलब फ्री रेडिकल्स को बढ़ावा देते हैं, उसमें ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप स्पेशली अगर रेड मीट खाते हैं, जो भी बीफ, पोर्क है, लैम्ब है, या फिर आप प्रोसेस्ड मीट खाते हैं जैसे सॉसेज है, हैम है, ये ऑल टाइप की जो प्रोसेस मीट के प्रकार होते हैं। और जो भी स्पेशली रेड मीट जो है ये आपके प्रोस्टेट कैंसर है या फिर कोलन कैंसर्स है, ऑल टाइप के जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाले जो कैंसर्स है इसको बढ़ावा देते हैं। जितना ज़्यादा आप अनहाइजीनिकली अगर मीट खाओगे, जितना ज़्यादा उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओगे मीट की, उतना आप पॉजिटिवली इम्पैक्ट करोगे, कैंसर्स को बढ़ावा दोगे, कैंसर सेल्स को, कैंसरजेनस म्यूटेशन को आप अपनी बॉडी में क्रिएट करोगे। उसी तरह जैसे आप कुकिंग के वक्त अगर पोल्ट्री है, फिश है, मीट है, अगर हम उसे ज़्यादा पकाते तो हम मीन्स हम उसके हाई फ्लेम पे अगर कुक करते हैं या फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर हम कुक करते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारे कुकिंग की प्रोसेस से, इस प्रोसेस से, हाई टेम्परेचर की वजह से भी ये म्यूटेशन क्रिएट कर सकता है और हमारे शरीर में कैंसर को बढ़ावा दे सकता है। एक स्टडीज से पता चला है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंटली इसमें रिजल्ट देखा गया है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको कैंसर्स के खतरे बहुत कम थे, मीन्स उनको कैंसर का जो देखा गया अनुमान उसका बहुत कम था। वेयर आज 40% जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनमें कैंसर्स का जो म्यूटेशन है, जो कैंसर सेल्स को बढ़ावा है, जो भी कैंसर की रिस्क है वो बहुत ज़्यादा देखी गई है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है तो आपको कैंसर हो रहा है, लेकिन बाई आप कुछ प्रिकॉशन करके और ऑल टाइप के जो प्रोसीड मीट है, हैम है, पोर्क है, रेड मीट है, उसको अवॉइड करके अच्छे से खाना पका के अगर आप लेते हैं। सेम उसी तरह अगर आप फ़िश नॉर्मली ऐसे खाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप फ़िश वॉश यूज़ करते हैं, फ़िश के किसी और तरह के और प्रोसेस मीन्स आप सिंपल अगर मीट फ़िश खाते हैं, सिंपल उसको कुक करते खाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको एक्स्ट्रा अगर प्रोसेस करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ये कैंसर को बढ़ावा देगा। जितना ज़्यादा आप शुगर, सिंपल शुगर आप खाने में रखोगे उतना ज़्यादा आपको कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस बढ़ेंगे। साथ ही अगर आप ज़्यादा स्टार्च खाने के आदी है, ज़्यादा आप पोटैटो में रहने वाला स्टार्च हो या फिर जिस टाइप का मतलब आप स्टार्च ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेते हो तो ये गैस्ट्रिक कैंसर कॉज करने के लिए बढ़ावा देता है, वहाँ पे फ्री रेडिकल तैयार करता है। इसीलिए खाने में शुगर कम रखिए और गैस्ट्रिक कैंसर अवॉइड करने के लिए आपको अफकोर्स खाने में स्टार्चेस का इंटेक कम करना है, अवॉइड नहीं करना है। लेकिन और कैंसर का पॉजिटिवली रिलेशन कनेक्शन होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर आप फैट इंटेक लोगे उतना ज़्यादा आप कैंसर की रिस्क को अपनाओगे।
स्पेशली जो लोग सैचुरेटेड फैट करते हैं जैसे कि घी, मक्खन, बटर, तो उनको नॉन हॉकिंग्स लिम्फोमा यानी कि ये एक टाइप का ब्लड कैंसर होता है, उसको बढ़ावा देते हैं। और जो भी आप ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक रेशो होता है, एक फिक्स रेशो होता है। वैसे तो हमें ओमेगा 6 हमारे फूड कंपोनेंट से मिल जाता है, जो रेयरली मिलता है वो है ओमेगा 3, जो स्पेशली फ़िश और फ्लैक्स सीड्स जो लिमिटेड फूड आइटम्स में होता है। तो हमें जो है एक रेशो रहता है, इसके रेशो के हिसाब से चलना रहता है, उस हिसाब से हमें इसका इंटेक करना रहता है। तो हमें ओमेगा 6 का ज़्यादा सेवन नहीं करना पड़ता है, अदरवाइज़ हमें कोलोरेक्टल कैंसर हो या फिर कोलन कैंसर हो, जो भी स्टमक डाइजेशन रिलेटेड जो कैंसर्स होते हैं उसके लिए हमें रिस्क बढ़ना चालू हो जाता है। और डेयरी प्रोडक्ट एक्सेप्ट आप जो फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट है, जो भी बटर मिल्क है, दही है, योगर्ट है, उसको छोड़ के आप जो भी डेयरी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा में अगर लोगे उसमें वैसे भी सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी आपके ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ावा देता है, कोलोरेक्टल कैंसर को बढ़ावा देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कैंसर को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए डेली जो फूड प्रोडक्ट है उसको आप लिमिट में करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ओमेगा 3 का अगर आप इंटेक ज़्यादा रखोगे तो ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा ओमेगा 6 से, तो जिससे कि आपकी जो कैंसर रिस्क है वो कम हो सकती है। और अगर सैचुरेटेड फैट का इंटेक कम करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इससे नॉन हॉकिंग्स लिम्फोमा एक ब्लड टाइप। बात करेंगे कि विटामिन और मिनरल्स का क्या कनेक्शन होता है कैंसर से। बेसिकली इसमें उल्टा होता है, जितना लेवल कम रहेगी विटामिन और मिनरल्स के शरीर में, जितना शरीर उससे डिफिशिएंट रहेगा उतना कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। जैसे कि अगर आप कैरोटीनॉइड्स यानी कि ये विटामिन ए होता है प्लांट बेस्ड सोर्स में, प्लांट बेस्ड सोर्स में कभी भी आपको विटामिन ए नहीं मिलेगा, ये इन द फॉर्म ऑफ कैरोटीनॉइड्स ही मिलेगा। और जो आपको एनिमल सोर्सेज में मिलता है वही होता है आपका विटामिन ए, लेकिन अगर वो प्लांट बेस्ड में होता है तो इसे कैरोटीनॉइड कहा जाता है। अगर आपके शरीर में कैरोटीनॉइड की कमी है यानी कि ब्लड में लेवल में आपका कैरोटीन कम है तो आपको लंग कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। उसी तरह अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की लेवल कम है तो आपको स्टमक कैंसर हो फिर या फिर इसोफेगेजियल कैंसर हो, कई तरह के कैंसर आपको विटामिन सी की कमी से हो सकते हैं। उसी तरह विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन डी की भी इम्पैक्ट होता है कैंसर से। अगर इसकी लेवल अगर प्रॉपर नहीं है, जितनी चाहिए उतनी नहीं है, तो हमारे बॉडी में इसके अदर साइड इफेक्ट मिलेंगे कि हमें कैंसर की रिस्क बढ़ सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में, जिसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में विटामिन मिनरल्स होते हैं, और जो भी फ्रूट्स होते हैं उसमें भी अच्छे तरह से विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो इसीलिए हमें जो विटामिन और मिनरल का इंटेक किसी तरह से शरीर को प्रोवाइड करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे भी कैंसर सेल डेवलप हो सकते हैं, म्यूटेशन आ सकता है और कैंसर को बढ़ावा। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस में रहोगे उतना आप कैंसर सेल्स को बढ़ावा देते हो, क्योंकि स्ट्रेस में क्या होता है, जो थाइमस ग्लैंड होती है वो और इम्यूनो सिस्टम है और हार्मोनल इम्बैलेंस होना, ये स्ट्रेस से जुड़ा हुआ होता है। इसे कैस्केड ऑफ अ साइकोलॉजिक इवेंट भी कहा जाता है, जो न्यूरोलॉजिकल करेंसी पे और कन्वर्ट करता है एंग्जायटी टू मैलिग्नेंसी में। मीन्स इनडायरेक्टली ये कैंसर सेल्स को बढ़ावा देती है। जितने भी आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं वो भी हाई रिस्क होता है कोलोरेक्टल और पैनक्रियाटिक कैंसर को बढ़ावा देने के लिए। उसी तरह जितने ज़्यादा एजेड है उतना एज का और कैंसर का क्या रिलेशन है। वैसे देखा जाए तो जो ब्लड कैंसर होता है, जो नॉन हॉकिंग्स लिम्फोमा जो कैंसर होता है, वो किसी भी उम्र में हो सकता है, जैसे 13 साल में या फिर 40 साल में भी हो सकता है, 35 ईयर्स में भी हो सकता है। ब्लड कैंसर किसी भी एज में हो सकता है। लेकिन जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है, स्टमक कैंसर होता है, जो भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, अदर टाइप जो कैंसर्स होते हैं, वो 6 टाइम हायर हो जाता है बाद में 60 के एज के बाद में, या फिर 40 to 60 जो एज होती है, ये कैंसर डेवलपिंग की एज हम बोल सकते हैं। इस टाइम में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है आपको कैंसर होने की। लेकिन ब्लड कैंसर है तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है, 15 की एज में हो या फिर 30 की एज में हो। लेकिन बाकी जो अदर कैंसर है वो 6 टाइम हायर हो जाते हैं। बात करेंगे फिजिकल एक्टिविटी के साथ हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में कि कैसे कैंसर सेल्स इससे कनेक्ट है। फिजिकल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा है उतनी हमारे शरीर के लिए तो अच्छे, हेल्थ के लिए अच्छे, हार्ट के लिए अच्छे। उसी तरह हम कैंसर की रिस्क को भी कम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अगर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है तो हमें रिस्क होती है ब्रेस्ट कैंसर से। इसीलिए हम अगर जितना ज़्यादा हम फिजिकल एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा हम हमारी जो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क है वो कम कर सकेंगे, प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क हम कम कर सकेंगे। उसी तरह अगर हम हमारे सिस्टम अगर अच्छे हेल्दी है तो हमारे बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं हम उसे किल कर सकते हैं, उसे फाइट कर
करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर है तो हम उसे डिस्ट्रॉय करने में असमर्थ रहेंगे, तो हमारे बॉडी में आके घर बना के वहाँ पे म्यूटेशन पैदा कर सकता है और कैंसरजेनस सेल्स को बढ़ावा दे सकता है। अब बात करेंगे डाइट की, तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो ट्रीटमेंट है, हमारा जो कोर्स होता है कैंसर का, वो डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में किस तरह का कैंसर होता है। तो किसी को रेडियोथेरेपी किया जाता है, किसी को कीमोथेरेपी किया जाता है, तो उससे जुड़ी प्रॉब्लम जो होती है डाइट से रिलेटेड वो अलग अलग होती है। तो अब बात करेंगे कीमोथेरेपी में डाइट का क्या मतलब कॉम्प्लिकेशंस आता है। के बाद डाइट में कुछ चेंजेस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके कीमोथेरेपी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उनके बाल झड़ना हो, इस वजह से वो डिप्रेस होने लग जाते हैं, और स्टमक का इन्फेक्शन हो या फिर डायरिया की प्रॉब्लम हो, इस वजह से ना फ्लूइड बैलेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर पेशेंट जो है 60 के अबव है तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है, और उनको एंटी डिप्रेसेंट कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, जिस वजह से जो टायरामाइन रिच जो फूड्स होते हैं इसका कनेक्शन होता है, इसका रोल आता है। तब जब आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं तो टायरामाइन रिच जो फूड हो उसको आपको अवॉइड करना है, उससे ये प्रॉब्लम और ट्रिगर हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसीलिए आपको कीमोथेरेपी की बात याद रखना है, अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं तो आपको जो टायरामाइन रिच फूड्स है उसको अवॉइड करना। कैंसर पेशेंट का खाना अच्छे से नहीं हो पाता है, जिस वजह से उनको माल एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। अगर पेट से रिलेटेड कैंसर है तो उन्हें डेफिनेटली जो विटामिन की है बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो सकती है। तो हमें डेफिशिएंसी होने के कारण हमें विटामिन जो स्पेशली वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उसकी ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है, तो हमें बी कॉम्प्लेक्स का एक उन्हें विटामिन जो है उनके सप्लीमेंट देते हैं, या फिर विटामिन बी रिच फूड आइटम्स उनको प्रोवाइड किया जाता है। उससे उनके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के खाने पर भी ध्यान दिया जाता है। उनका वेट लॉस होता है उस टाइम, तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है और प्रोटीन इंटेरोपैथी होने की वजह से उनको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना चाहिए रहता है। और फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, जिस वजह से उनका जो डायरिया में जो फ्लूइड लॉस होता है उसका बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे कुछ डाइटरी टिप्स के बारे में। आफ्टर कीमोथेरेपी पेशेंट को बहुत ज़्यादा नॉजिया वोमिटिंग होने लग जाती है, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम हमें उनको थोड़ा जो कैलोरी रेंज है, लेकिन उसमें ध्यान रखिए कि आपको फैट ज़्यादा नहीं देना है उस टाइम, तो आप थोड़ा थोड़ा सिप करके वो बेवरेजेस आप ले सकते हैं। खाना स्मॉल खाना आप फीड कर सकते हैं, और स्पेशली आप फैट अवॉइड करेंगे। और जो ड्राई क्रैकर्स होते हैं जैसे कि ब्रेड है, टोस्ट है, रस्क है, ये आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट में आप लोगे तो आपको जो वोमिटिंग की प्रॉब्लम है वो आप क्योर कर सकते हैं। अगर आपका ड्राई माउथ होता है तो आपको क्या करना चाहिए? आफ्टर कीमोथेरेपी ड्राई माउथ जैसे ये प्रॉब्लम आम बात है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जिससे कि आपको ड्राई माउथ फील नहीं होगा। और जो कैलोरी डेंस बेवरेजेस होते हैं जिसमें आप मीन्स आप कुछ जो शेक होते हैं प्रोटीन शेक, आप जिसमें आप कैलोरी ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसे मतलब आपने मिल्क ले लिया तो मिल्क को आप उसमें ऐड करोगे, आप एक भी आप ऐड कर सकते हो। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी डेंस आपको बेवरेजेस बनाना पड़ेगा उस टाइम, और सिप करके आप लेते रहेंगे तो आपको ड्राई माउथ भी आपकी टेस्ट भी अल्टर हो सकती है। तो इसीलिए आप खाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको खाना तो खाना ही है, क्योंकि इससे वेट लॉस हो सकता है और आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो अगर आपकी टेस्ट अल्टर हो सकती है वो होती है तो इन केस आपको क्या करना है? आपको मतलब एक्सपेरिमेंट करना है कि क्या खाने से आपकी टेस्ट अच्छी हो सकती है। आप उसमें हर्ब और सीजनिंग एजेंट आप डाल सकते हैं, जैसे कि और थोड़ा सा सॉल्ट आप इंटेक थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब खाने की इच्छा हो सकती है। जो भी आप खाना चाहते हैं जिससे आप टेस्ट आपकी अच्छी हो सकती है आप ले सकते हो, और जो डेंस फूड है आप ले सकते हो। और अगर आपको भूख ही नहीं लगती हो तो आप क्या करेंगे? तो थोड़ा थोड़ा हल्का तो भी आपको खाना बहुत ज़रूरी है, आपको समझना चाहिए इस बात को। और स्पेशली जो प्रोटीन रिच और कैलोरी डेंस फूड आप लोगे तो ये थोड़े प्रॉब्लम आपको ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर कैलोरी डेंस फूड लोगे तो आपको जितना मतलब ये कैलोरी इंटेक का इशू कम रहेगा। इसीलिए कैलोरी डेंस फूड लीजिए और फ्रिक्वेंटली थोड़ा थोड़ा करके आप खाइए, तो उतना माउथ में कुछ सोरनेस आता है, थॉट में भी कुछ मतलब गला भी एकदम खराश करने लगता है, तो उस टाइम आपको क्या करना है? आपको उस टाइम कुछ ऐसे फूड मतलब आप लिक्विड जो है ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, लिक्विड फ्लूइड, और जो रूम टेम्परेचर रहते हैं स्पेशली वही आप लीजिए। और स्ट्रॉ से आप सिप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रॉ से आप सिप करते रहिए, और आपका जो बेवरेजेस है वो हाई कैलोरी डेंस होना चाहिए, जिससे आपको ये प्रॉब्लम भी, आप सोर थॉट की जो प्रॉब्लम है आप कम कर सकते हैं।
वीकनेस आता है, थॉट में भी कुछ मतलब गला भी एकदम खराश करने लगता है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको उस टाइम कुछ ऐसे फूड मतलब आप लिक्विड जो है ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, लिक्विड फ्लूइड, और जो रूम टेम्परेचर रहते हैं स्पेशली वही आप लीजिए, और स्ट्रॉ से आप सिप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रॉ से आप सिप करते रहिए, और आपका जो बेवरेजेस है वो हाई कैलोरी डेंस होना चाहिए, जिससे आपको ये प्रॉब्लम भी, अब सोर थॉट की जो प्रॉब्लम है आपका आफ्टर कीमोथेरेपी आपको खाने में भी दिक्कत हो सकती है, फूड चबाने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो जितना हो सके आप फ्लूइड इंटेक कीजिए, और खाने के जो भी आप करोगे उसको आप अच्छे से एकदम स्मॉल कट करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसमें आप थोड़ा घी बटर भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी ये एनर्जी डेंस हो सकता है और आपको एनर्जी भी अच्छे से मिल सकती है। और फूड की जो पैलेबिलिटी है ना, मतलब खाने की जो इच्छा होती है वो बढ़ जाती है और घी बटर डालने से, तो थोड़ा बहुत इसमें घी बटर आप डाल सकते हैं। जो भी आपके टोमेटो जूस है और जो भी आप फ्रूट जूस लेना चाहते हैं, बीटा कैरोटीन मिलना चाहिए, उससे आपको विटामिन बी आपको मिलना चाहिए, उससे रिलेटेड आप फूड आइटम ले सकते हैं, उनके जूसेस आप ले सकते हैं, फाइनली चॉप करके आप वो भी खा सकते हैं। आपको खाने में भी दिक्कत हो सकती है, फूड चबाने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो जितना हो सके आप फ्लूइड इंटेक कीजिए, और खाने के जो भी आप करोगे उसको आप अच्छे से एकदम स्मॉल कट करेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसमें आप थोड़ा घी बटर भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी ये एनर्जी डेंस हो सकता है और आपको एनर्जी भी अच्छे से मिल सकती है। और फूड की जो पैलेबिलिटी है ना, मतलब खाने की जो इच्छा होती है वो बढ़ जाती है और घी बटर डालने से, तो थोड़ा बहुत इसमें घी बटर आप डाल सकते हैं। जो भी आपके टोमेटो जूस है और जो भी आप फ्रूट जूस लेना चाहते हैं, बीटा कैरोटीन मिलना चाहिए, उससे आपको विटामिन बी आपको मिलना चाहिए, उससे रिलेटेड आप फूड आइटम ले सकते हैं, उनके जूसेस आप ले सकते हैं। आफ्टर कीमोथेरेपी के बाद में उसके न्यूट्रिशन की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वेट लॉस होना चालू हो जाता है। उसकी खाने की इच्छा होती नहीं है, वॉमिटिंग होती है, साथ ही डायरिया की प्रॉब्लम होती है, और इमोशनली ना वो बहुत डिप्रेस होने लग जाती है। तो इसलिए हमें उसका खान पान जो है उसको मतलब एक मोटो होना चाहिए कि इसे हमें फिट करना ही है, और उसकी खुद की भी थोड़ी डिज़ायर होनी चाहिए कि उसे कुछ ना कुछ खाना है। और स्पेशली जो कैलोरी डेंस फूड है उस टाइम हमें देना बहुत ज़रूरी होता है। कैलोरी से उसको वीकनेस बहुत कम आएगी, और मतलब वो थोड़ा अच्छा, उसकी बॉडी अच्छी रहेगी। अगर वहाँ पे उसको सलाइवरी और सलाइवा का और फूड का थोड़ा इशू आता है जो सोलविंग का, तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फीड करते हैं। कीमोथेरेपी के बाद जितना हो सके उतना उसको लिक्विड डाइट पे ही रखते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसको ऑल टाइप की न्यूट्रिशन मिलते रहिए। अगर इन केस हमें ऐसा लगता है कि वो किसी न्यूट्रिशन से डेफिसिट हो रहा है तो उसको फूड सप्लीमेंट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी होता है ना तो ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। और टेक्सचर, फूड का टेक्सचर, फूड की जो कंसिस्टेंसी है वो भी मैटर करती है वो। और इन पेशेंट को ना ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना होता नहीं है, लेकिन उसका अर्ली सैटिटी होती है, बहुत जल्दी उनका पेट भर जाता है, इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा फीड कीजिए, जिससे कि उसकी भूख बची रहे, और उसको हम बाद में देंगे। एक टाइम में उनको हम बोलेंगे कि एकदम लार्ज मील लेना है तो ये अच्छा नहीं होगा उसके लिए। थोड़ा थोड़ा करके आप उसको खाना दीजिए। अगर सोल थाट है, कुछ भी खाने के और इंटेक करने में प्रॉब्लम आ रहा है, सॉल्वेंट की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको फ्लूइड और स्ट्रॉ डाल के दीजिए। माउथ से नहीं होता है तो आप स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉ से उसको आप फीड कर सकते हैं। और जितना हो सके आप लिक्विड दीजिए, और उसमें आप घी और बटर डालेंगे ना तो फूड का जो टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा, और कैलोरीज उनको और एक्स्ट्रा में मिलती रहेंगी। एमसीटी यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऑयल जो है वो अच्छे होते हैं अगर फैट मेलाब्जॉर्प्शन हो रहा है। इससे क्या होगा, आपको फैट अच्छा क्वालिटी का गुड फैट आपको मिलेगा, जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए कोकोनट ऑयल आप उसमें डाल सकते हैं, या फिर घी बटर भी आप डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि उसको मालअब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, उसकी बॉडी और वीक नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको फीड और फीड करना है। इसके लिए आप सोचिए, अगर उसकी खाने की इच्छा नहीं है तो उसको क्या खाना चाहिए, उसकी क्या इच्छा हो रही है, इसको भी हम उसे पूछना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर वोमिटिंग की प्रॉब्लम है तो उसको ड्राई क्रैकर्स वगैरह आप दे सकते हैं। अगर सॉलिंग की प्रॉब्लम होती है तो और भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जूसेस है, फ्रूट जूसेस है, आप या फिर फाइनली छोटे छोटे पीसेस करके आप उसको खाना आप दे सकते हैं, अगर वो खा सकता है तो। अदरवाइज जूसेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इस टाइम ना इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें इमोशनली उसको सपोर्ट करना है। एंटी डिप्रेस डाइट देने की वजह से उनको एंटी डिप्रेस ड्रग देने की वजह से उनको टायरामिन रिच फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, ये याद रखिए। लेकिन
एक मोटो हमें रखना चाहिए कि उसको हमें अच्छे से न्यूट्रिशियस हमें फीड देना है, देना है, देना है। उनकी फीडिंग की प्रॉब्लम हमें थोड़ा कैसे भी करके हमें दूर करना है। उनको कैलोरी डेंस जो फ्लूइड है हमें उनको देना चाहिए। तो ये था कनेक्शन आफ्टर कीमोथेरेपी के बाद में उनको क्या हम डाइट दे सकते हैं और फूड कैसे कैंसर्स को बढ़ावा देते हैं, ये मैंने कनेक्शन आपको बताया है। ये था फूड का और कैंसर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन। सो और भी इससे जुड़ी जानकारी जानने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट पूजा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आप सब जान सकें कि कैंसर का क्या कारण हो सकता है और कैंसर के बाद कीमोथेरेपी के बाद हम कैसे डाइट में कुछ चेंजेस करेंगे। आफ्टर कीमोथेरेपी के बाद में उसके न्यूट्रिशन की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वेट लॉस होना चालू हो जाता है। उसकी खाने की इच्छा होती नहीं है, वॉमिटिंग होती है, साथ ही डायरिया की प्रॉब्लम होती है और इमोशनली ना वो बहुत डिप्रेस होने लग जाती है। तो इसलिए हमें उसका खान पान जो है उसको मतलब एक मोटो होना चाहिए कि इसे हमें फिट करना ही है और उसकी खुद की भी थोड़ी डिज़ायर होनी चाहिए कि उसे कुछ ना कुछ खाना है। और स्पेशली जो कैलोरी डेंस फूड है उस टाइम हमें देना बहुत ज़रूरी होता है। कैलोरी से उसको वीकनेस बहुत कम आएगी और मतलब वो थोड़ा अच्छा उसकी बॉडी अच्छी रहेगी। अगर वहाँ पे उसको सलाइवरी और सलाइवा का और फूड का थोड़ा इशू आता है जो सोलविंग का, तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फीड करते हैं और कीमोथेरेपी के बाद जितना हो सके उतना उसको लिक्विड डाइट पे ही रखते हैं। लेकिन कोशिश करें कि उसको ऑल टाइप के न्यूट्रिशन मिलते रहिए। अगर इन केस हमें अब ऐसा लगता है कि वो किसी न्यूट्रिशन से डेफिसिट हो रहा है तो उसको फूड सप्लीमेंट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी होता है ना तो ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। और टेक्सचर, फूड का टेक्सचर, फूड की जो कंसिस्टेंसी है वो भी मैटर करती है। वो और इन पेशेंट को ना ज़्यादा मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना होता नहीं है, लेकिन उसका अर्ली सैटिटी होती है, बहुत जल्दी उनका पेट भर जाता है। इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा फीड कीजिए जिससे कि उसकी भूख बची रहे और उसको हम बाद में देंगे। एक टाइम में उनको हम बोलेंगे कि एकदम लार्ज मील लेना है तो ये अच्छा नहीं होगा उसके लिए। थोड़ा थोड़ा करके आप उसको खाना दीजिए। अगर सोल थाट है, कुछ भी खाने के और इंटेक करने में प्रॉब्लम आ रहा है, सॉल्विंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको फ्लूइड और स्ट्रॉ डाल के दीजिए। माउथ से नहीं होता है तो आप स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉ से उसको आप फीड कर सकते हैं। और जितना हो सके आप लिक्विड दीजिए और उसमें आप घी और बटर डालेंगे ना तो फूड का जो टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा और कैलोरीज उनको और एक्स्ट्रा में मिलती रहेगी। MCT यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऑयल जो है वो अच्छे होते हैं अगर फैट मेलाब्जॉर्प्शन हो रहा है। इससे क्या होगा, आपको फैट अच्छा क्वालिटी का गुड फैट आपको मिलेगा जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। इसलिए कोकोनट ऑयल आप उसमें डाल सकते हैं या फिर घी बटर भी आप डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि उसको माल अब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, उसकी बॉडी और वीक नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको फीड और फीड करना है। इसके लिए आप सोचिए, अगर उसकी खाने की इच्छा नहीं है तो उसको क्या खाना चाहिए, उसकी क्या इच्छा हो रही है, इसको भी हम उसे पूछना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर वोमिटिंग की प्रॉब्लम है तो उसको ड्राई क्रैकर्स वगैरह आप दे सकते हैं। अगर सॉलिंग की प्रॉब्लम होती है तो और भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जूसेस है, फ्रूट जूसेस है आप, या फिर फाइनली छोटे छोटे पीसेस करके आप उसको खाना आप दे सकते हैं अगर वो खा सकता है तो। अदरवाइज जूसेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इस टाइम ना इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें इमोशनली उसको सपोर्ट करना है। एंटी डिप्रेस डाइट देने की वजह से उनको एंटी डिप्रेस ड्रग देने की वजह से उनको टायरामिन रिच फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, ये याद रखिए। लेकिन एक मोटो हमें रखना चाहिए कि उसको हमें अच्छे से न्यूट्रिशियस हमें फीड देना है, देना है, देना है। उनकी फीडिंग की प्रॉब्लम हमें थोड़ा कैसे भी करके हमें दूर करना है। उनको कैलोरी डेंस जो फ्लूइड है हमें उनको देना चाहिए। तो ये था कनेक्शन आफ्टर कीमोथेरेपी के बाद में उनको क्या हम डाइट दे सकते हैं और फूड कैसे कैंसर्स को बढ़ावा देते हैं, ये मैंने कनेक्शन आपको बताया है। ये था फूड का और कैंसर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन। सो और भी इससे जुड़ी जानकारी जानने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट पूजा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आप सब जान सकें कि कैंसर का क्या कारण हो सकता है और कैंसर के बाद कीमोथेरेपी के बाद हम कैसे